Hello everyone. Today we'll talk about the pathophysiology of heart attack और heart failure. वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं फिजियोलॉजी की कि आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है। तो फिर अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी. इफ़ यू नो एवरीथिंग देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. दिस वॉट एवर यू आर सीइंग, दिस इज़ अ सर्कुलेशन, दिस इज़ अ pulmonary circuit एंड दिस इज़ अ सिस्टेमिक सर्किट. ओके, इन द पल्मोनरी सर्किट व्हाट हैपेंस कि जो लंग है वो प्योरीफाई करता है ब्लड को. जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो ब्लड देता है लंग्स को ताकि वो ऑक्सीजनेशन कर सके, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है या लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो आयोटा से पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट. और यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. जो अपर बॉडी है वहाँ सुपीरियर वेना कावा से, और लोअर बॉडी इन्फीरियर वेना कावा से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो वापस राइट हार्ट में जाता है. राइट हार्ट से फिर दोबारा लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. अब 1 मिनट में जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट इज़ कार्डियक आउटपुट. कार्डियक ऑब्वियसली हार्ट है, आउटपुट कितना वो ब्लड आउटपुट दे रहा है अपना ब्लड की इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक बीट पे कितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, तो दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. एंड हार्ट रेट क्या हुआ, कितनी बार, दैट इज कितनी बीट्स आई 1 मिनट में. दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पर मिनट एंड दिस इज बीट्स पर मिनट एंड दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर बीट. एक बीट में कितना वॉल्यूम, तो कितना बना देखो, बीट्स पर मिनट वॉल्यूम पर बीट, तो बीट और बीट कट गए तो क्या आया, वॉल्यूम पर मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट. अंडरस्टूड. अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, प्रीलोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम. सबसे पहले आता है प्रीलोड. प्रीलोड क्या होता है, जैसे हमारा जो हार्ट है, जो लेफ़्ट हार्ट है और ये लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ऐसे वेग से डायग्राम बना रही हूँ जस्ट फॉर द, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम. ऑलराइट. अब सिस्टोल के टाइम, डायस्टोल के टाइम पे जब वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तब क्या होगा कि जो ब्लड है वो नीचे आएगा, राइट. यहाँ पे ब्लड फिल होगा. जब डायस्टोल ख़त्म हो जाएगा और सिस्टोल से पहले, मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो ब्लड इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा दैट इज़ नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, जो डायस्टोल ख़त्म होने के बाद, रिलैक्सेशन ख़त्म होने के बाद जो वॉल्यूम वेंट्रिकल में होता है दैट इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. अब प्रीलोड क्या हुआ, प्रीलोड इज़ द वॉल्यूम ऑन विच हार्ट हैज़ टू वर्क ड्यूरिंग द सिस्टोल. अब इस वॉल्यूम पे उसको हार्ट को वर्क करना है, सिस्टोल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करने वक्त इसी वॉल्यूम पे वर्क करना है, तो दैट इज़ द प्रीलोड एंड इट इज़ सोली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. देन कम्स द आफ्टर लोड. आफ्टर लोड क्या होता है कि जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने अयोटा के अंदर देना, अयोटा आगे देगी कैपिलरीज बनाएगी, राइट. ये मान लो कैपिलरीज है, तो अब अयोटा यहाँ पे मान लो कोई स्टेनोसिस हुई है, या फिर कैपिलरीज जो यहाँ पे जिन पे ब्लड देना है हमें वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, तो फिर ज़्यादा प्रेशर लगेगा हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड. ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ज़्यादा पंप देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर से देना पड़ेगा. लेकिन अगर ये खुली डुल्ली है, ये वाला पार्ट है ये जो कैपिलरीज हैं ये भी डायलेटेड हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फिर हम आराम से भी प्रेशर आराम से भी दे देंगे, ब्लड को पंप कर देंगे तो भी चला जाएगा. सो दैट इज़ अ आफ्टर लोड, दैट इज़ इक्वल टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की पूरी जो आयोटा और पूरी कैपिलरीज जो सिस्टेमिक पोर्शन है वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है पंपिंग ऑफ ब्लड में. तो आफ्टर लोड क्या हुआ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच हार्ट हैज़ टू पंप ड्यूरिंग सिस्टोल. ऑलराइट, क्लियर. द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम, या फिर आप हेल्थ भी बोल सकते हो कि मायोकार्डियल सेल्स जो हैं वो कितना कॉन्ट्रैक्टाइल, उनका फंक्शन जो है वो सही है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है, मेनली क्या होता है, कैल्शियम अंदर आती है, कैल्शियम कम्स इनसाइड, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली जो कैल्शियम है उसे स्टिमुलेट करती है बाहर निकलने के लिए, तो फिर कैल्शियम बाहर आती है. अब कैल्शियम बाहर आके क्या करती है, एक्टिन मायोसिन के साथ कंबाइन करके उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है. ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन की कितनी कैल्शियम निकल रही है, किस हिसाब से वो अंदर जा रही है, तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम कैसी है. सो दीज आर द 3 थिंग्स. स्ट्रोक वॉल्यूम जिस पे डिपेंडेंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट पंप कर रही है एक बीट पे, ऑब्वियसली वो कितना ब्लड उसके अंदर ऑलरेडी है उस पर डिपेंड करेगा, दैट इज़ प्रीलोड. कितना उसको एफर्ट के साथ डालना पड़ रहा है, मतलब कि कितनी रेजिस्टेंस है बाहर की दुनिया में, दैट इज़ आफ्टर लोड.
और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है हार्ट की, हार्ट खुद कितना हेल्दी है, इन तीनों पे स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी। सेकेंड थिंग इज़ हार्ट रेट। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा से समझ लेते हैं, ये मेरे को जो अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली कि ये देखो ये स्लोप है, ये एक माउंटेन है, ये जो ये दिख रहा है दिस इज़ अ डोंकी। अब डोंकी इज़ आर हार्ट, ओके। उसने जो लोड उठाया हुआ है अपने पीठ के ऊपर दैट इज़ अ प्रीलोड और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ऑलराइट। अब इस डोंकी को क्या करना है, इसे ऊपर चढ़ना है इस माउंटेन के। तो ये जो माउंटेन ऊपर जा रहा है, ये जो स्लोप है दैट इज़ आफ्टर लोड। क्यों आफ्टर लोड क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है पूरी बॉडी में जो कि कैपिलरीज अयोटा वगैरह में है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें काम करना है, मतलब हमारे हार्ट को काम करना है और डोंकी को हार्ट को काम करना है। तो फिर अगर मान लो आफ्टर लोड जो है वो इतना हो गया तो अब डोंकी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दैट इज़ उसे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसे कम काम करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, उसको अगर हम बढ़ा दें, ये अगर ज़्यादा बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भी हार्ट के ऊपर काम ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज़ कि वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो रख के आ रहा है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा हमने चढ़ाया होगा तो यहाँ पे ज़्यादा रख के आएगा। ये जो है दिस इज़ द कार्डियक आउटपुट जो कि इन तीनों पे डिपेंड करती है। अब हार्ट हेल्दी है या सिक है दैट इज़ कि उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन कितना है, कि वो कितना उठा सकता है सामान और कितने रेजिस्टेंस के ऊपर वो माउंटेन की कौन सी स्लोप के ऊपर चढ़ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मायोकार्डियल सेल हेल्थ, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और कितनी बार वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, 1 मिनट में कितने चक्कर वो लगा रहा है, दैट इज़ द हार्ट रेट। हार्ट रेट इज़ द साइकिल्स टेकन बाय द डोंकी। तो अब क्या हुआ, जो हार्ट है दैट इज़ डोंकी, उसने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपने पीठ पे उठाया, ऊपर गया, तो दैट इज़ आफ्टर लोड के अगेंस्ट गया, कार्डियक आउटपुट को रख के वापस आया, 1 मिनट में उसने साइकिल्स काटे, दैट इज़ द हार्ट रेट। समझ आया। अब अगर हार्ट कोई भी कार्डियक फेलियर होता है तो इन्हीं 4 जो चीज़ें आपको बताई हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम में 3 और हार्ट रेट, इन्हीं में प्रॉब्लम आती है। अब मान लो कि जो प्रीलोड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो फिर हमारे हार्ट पहले तो ज़्यादा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा दे देगा, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, अगर हमने इतना सारा उसके ऊपर लोड रख दिया, ये देखो कितना सारा लोड रख दिया, अब मायोकार्डियल सेल कैसे लेके जा पाएगा, अब वो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो दैट इज़ कि हमें उसको फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में देना चाहिए जितना हम उसको एंड डायस्टोलिक प्रीलोड दे सकते हैं। आफ्टर लोड भी हाँ ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर और ऊपर कर देंगे और बढ़ जाएगी तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो एक टाइम पे आफ्टर लोड इतना बढ़ जाता है कि वो नहीं चढ़ पाएगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब जो ये डोंकी है ये खुद ये माल न्यूट्रिशन हो इसको, तो फिर ये क्या ही काम करेगा, इसके अंदर अगर कोई इस्कीमिया हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है तो ये कम काम करेगा। नेक्स्ट इज़ हार्ट रेट। मान लो टैकीकार्डिया हो गया तो उसने ऊपर नीचे जो साइकिल्स किए हैं वो ज़्यादा हो गए। अब मान लो पहले वो कर रहा था 80, 100 किए, 100 पे ठीक है, 100 पे उसने जो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट रखी वो ज़्यादा हो गई 1 मिनट में क्योंकि वो ज़्यादा चक्कर काट रहा है। लेकिन जब अगर सपोज़ 200 तक पहुँच गई हार्ट रेट, तो अब क्या होगा कि इतने ज़्यादा एक्सेसिव नंबर ऑफ़ साइकिल्स हो गए हैं कि अब उसकी जो कार्डियक आउटपुट है इंक्रीज़ होने के बजाय वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो अब खाली लेके जाने लग जाएगा। वो इतनी फास्ट ऊपर नीचे करेगा कि यहाँ पे सामान ही नहीं ले पाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को उठा ही नहीं पाएगा। वैसे ही जब यहाँ पे हम लोग फटाफट टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है तो फिर ऑब्वियसली जब टैकीकार्डिया होगा तो डायस्टोल का जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिलैक्सेशन का टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डायस्टोल का टाइम डिक्रीज़ होगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम भरा था डायस्टोल के टाइम पे, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जब टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डायस्टोल का टाइम कम होने की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए ऑब्वियसली प्रीलोड कम हो गया तो फिर कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है इवेंचुअली, ऑलराइट। और अगर ब्रेडीकार्डिया हो गया तो ऑब्वियसली बहुत ही स्लो वो जा रहा है ऊपर नीचे, तो फिर वो कम साइकिल्स में कम ही सामान ऊपर पहुंचा पाएगा, तो उसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। स्टार्टिंग में जो टैकीकार्डिया है, मतलब अगर 100 तक लेके जाएं हम, थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ाएं तो फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली हाई कर दें कार्डियक हार्ट रेट को तो फिर उसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसको भरने का टाइम ही नहीं मिलता हार्ट को। इसी को समझाने के लिए 2 लॉज हैं, एक जो है वो है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में, एक है पैथोलॉजिकल लिमिट्स में। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में जो है दैट इज़ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये क्या कहता है कि तुम जो वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल है, तुम उसमें जितना ब्लड भरोगे
ऑब्वियसली जितना ब्लड भरोगे वो उतना ही स्ट्रेच होगा, जितना ब्लड भरा दैट इज़ जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा उतना स्ट्रेच बढ़ा, उतना ही उन्होंने बोला है द मोर यू स्ट्रेच द मोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उतना ही ये जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उतनी ही इंक्रीज़ होगी कार्डियक आउटपुट। तो वही ये ग्राफ के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि एंड डायस्टोलिक हम बढ़ा रहे हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, ये जो उसने लोड उठाया हुआ था, जितना हमने लोड उसको उसके पीठ पे रखा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 3 रख देते तो वो 3 लेके चला जाता, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पे। लेकिन ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के तक ही, मतलब यहाँ तक, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। देन कम्स द लैप्लेस लॉ। ये जो है ये फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड है कि अब पैथोलॉजिकली जब वो बहुत ज़्यादा ही एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कर लेता है अपना, तब क्या होता है, तब एक फॉर्मूला है P = T/R। इसका क्या मतलब है, P होता है जितना प्रेशर चाहिए वेंट्रिकल्स को उस ब्लड को पंप करने के लिए आयोटा में। टेंशन जो हमारे मायोकार्डियम के वॉल के अंदर जनरेट हुई है और रेडियस कितना वो डायलेट हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें ब्लड आने की वजह से। अब जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही कम प्रेशर जनरेट होगा, तो अगर कम प्रेशर जनरेट होगा वो इनफ नहीं होगा हमारे ब्लड को पंप करने के लिए। नॉर्मली जो रेडियस होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। अगर प्रीलोड हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नॉर्मली क्या था, प्रीलोड बढ़ाने पे कार्डियक आउटपुट बढ़ती थी, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड है कि जब हम प्रीलोड को और एक्सेसिवली बढ़ा देते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, तो ये डायलेट हो जाता है, ये जो हमारा हार्ट है वो डायलेट हो जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अब जो प्रेशर जनरेट होगा इट वॉन्ट बी इनफ कि वो ब्लड को पंप कर सके। So this is the Laplace law. So yeah, this was all about it. If you have any query you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.